कभी सोचा है कि एक भेड़ की ऊन हजारों किलोमीटर दूर जाकर मुलायम कंबल कैसे बन जाती है? प्लस आखिर कैसे आजकल मोरों का कारोबार करोड़ों में चल रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे इसके पीछे का राज, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1 पर है भेड़ और उनकी ऊन। दुनिया का सबसे बड़ा मरीन भेड़ों का फार्म ऑस्ट्रेलिया में है। वहां हर साल कई मिलियन टन भेड़ों की ऊन निकाली जाती है, जिसका इस्तेमाल कंबल और गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। सब कुछ शुरू होता है भेड़ों की ऊन इकट्ठा करने से। ऑस्ट्रेलिया के इस फार्म में 1 लाख से ज्यादा भेड़ें हैं। वसंत की शुरुआत में या गर्मी आने से ठीक पहले भेड़ों की ऊन काटी जाती है। जिन लोगों ऊन काटते हैं उन्हें शेयरर कहा जाता है। ये अनुभवी कर्मचारी एक खास ट्रिमर से सिर्फ 2 से 3 मिनट में एक भेड़ के पूरे शरीर की ऊन काट सकते हैं। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों के लिए हजारों भेड़ों की ऊन चाहिए होती है, इसलिए ये काम लगातार घंटों चलता रहता है। हर भेड़ से औसतन 3 से 7 किलो ऊन मिलती है। रोज इतने भेड़ों की ऊन काटी जाती है कि एक कर्मचारी को एक भेड़ की ऊन काटने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मिलते हैं। भेड़ों की ऊन बहुत जल्दी बढ़ती है, 6 महीने में फिर से पूरी हो जाती है। कुछ हजार भेड़ों से एक ही दिन में टनों ऊन काटी जाती है। ऊन इकट्ठा की जाती है, जिसे बाद में बड़े ट्रकों में भरकर फैक्ट्री भेजा जाता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद शुरू होता है ऊन की सफाई का काम। कच्ची ऊन कभी भी सीधे इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा, धूल, सूखी घास और यहाँ तक कि छोटे कीड़े भी होते हैं। सफाई के लिए ऊन को बड़े स्टील के गर्म पानी के टैंकों में डुबोया जाता है, जिसमें खास डिटर्जेंट मिला होता है। इसे कई चरणों में धोया जाता है। पहले चरण में मिट्टी और धूल हटाई जाती है, दूसरे चरण में तेल और चर्बी साफ होती है और आखिरी चरण में ऊन को पूरी तरह जीवाणु रहित किया जाता है। धुलने के बाद ऊन इतनी मुलायम और फूली हुई हो जाती है कि लगता है जैसे बादल का टुकड़ा हो। सफाई के बाद आता है कार्डिंग का चरण, जो एक तरह से मशीन से कंघी करने जैसा है। बड़ी मशीनों के अंदर बहुत बारीक दांतों वाले रोलर होते हैं, जो तेजी से घूमकर ऊन के रेशों को सीधा करते हैं और गांठें खोल देते हैं। इस प्रक्रिया में ऊन के छोटे छोटे गोले हट जाते हैं और रेशे एक दिशा में सध जाते हैं। कार्डिंग के बाद ऊन बहुत ही चिकनी और समान हो जाती है, जो अगले चरण के लिए तैयार होती है। इसके बाद शुरू होता है स्पिनिंग, यानी धागा बनाने का काम, जिसमें ऊन के रेशों को आपस में घुमाकर मजबूत धागा तैयार किया जाता है। बड़ी फैक्ट्रियों में स्पिनिंग मशीनें एक साथ हजारों धागे बना सकती हैं। कभी कभी ऊन को पहले ही रंग दिया जाता है और कई बार धागा बनने के बाद रना जाता है। ये कंबल के डिजाइन और पैटर्न पर निर्भर करता है। सबसे अहम चरण है बुनाई। यहाँ बड़े ऑटोमेटिक करघे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक करघे में सैकड़ों धागे एक साथ चलते हैं और मशीन तेजी से ऊपर नीचे आगे पीछे होकर कपड़ा बुनती है। ये मशीनें इतनी तेज होती हैं कि हर मिनट सैकड़ों मीटर कपड़ा बनाती हैं। अगर फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, घंटे चले तो एक दिन में कई किलोमीटर कपड़ा बुना जा सकता है। कपड़ा कितना मोटा, मुलायम और किस पैटर्न का होगा, ये सब मशीन की सेटिंग से तय होता है। बुना हुआ कपड़ा फिर फिनिशिंग सेक्शन में जाता है। यहाँ कपड़े के किनारे सिए जाते हैं, अतिरिक्त धागे काटे जाते हैं और मुलायम बनाने के लिए खास ब्रशिंग की जाती है। कुछ कंबलों को खास रसायन में डुबोया जाता है ताकि धागा और मजबूत हो जाए। अलग अलग देशों के लिए धागों को अलग अलग रंगों में रंगकर कंबल तैयार किए जाते हैं। ये और भी जटिल प्रक्रिया है। ठंडे देशों में निर्यात के लिए कंबलों को और ज्यादा फूला और गर्म बनाने के लिए अलग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद आता है पैकेजिंग का चरण। हर कंबल को मोड़कर पॉलिथीन या कपड़े के बैग में रखा जाता है। कुछ कंबल स्थानीय बाजार में जाते हैं और कुछ कंटेनरों में भरकर विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। बड़ी फैक्ट्रियां साल में कई मिलियन कंबल बना सकती हैं। कंबल बुनने का काम सबसे ज्यादा तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में होता है। अगला है आखिर कैसे मोरों का कारोबार करोड़ों में चलता है। अगर आप सोचते हैं कि मोर सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं और नाच सकते हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आजकल मोरों का कारोबार करोड़ों में चल रहा है। सोचिए, ऐसे फार्म भी हैं जहां लाखों मोर एक साथ पाले जाते हैं। हाँ, ये सच है। आज के समय में मोर सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि पैसों की खान है।
क्योंकि इनके पंख, अंडे, मांस, यहाँ तक कि इनका गोबर भी अलग अलग उद्योगों में काम आता है। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और अमेरिका, इन देशों में बड़े बड़े मोर फार्म मौजूद हैं। भारत के राजस्थान और तमिलनाडु में तो पूरे गांव के लोग मोर पालन करके अपनी जीविका चलाते हैं। खासकर भारत के कुछ राज्यों में मोर राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण उन्हें शिकार करना या मारना गैर कानूनी है, लेकिन फार्म में पालन करने की अनुमति है। एक बड़े मोर फार्म का नजारा कैसा होता है जानते हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन पर फैला हुआ बड़े बड़े पिंजरों जैसा खुला इलाका, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि मोरों को प्राकृतिक माहौल मिले। हर फार्म में हजारों मोर होते हैं और उनका घूमना फिरना, खाना, अंडे देना, प्रजनन, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता है। इनके खाने का तरीका भी काफी दिलचस्प है। मोर आमतौर पर धान, गेहूं, मक्का, फल, सब्जियां और छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। बड़े फार्म में रोजाना हजारों किलो खाना दिया जाता है। कई फार्म में मोरों को अलग अलग तरह के फल खिलाए जाते हैं, क्योंकि इससे उनके पंखों का रंग और भी चमकीला हो जाता है। मोर का सबसे महंगा हिस्सा क्या है जानते हैं? उसके रंग बिरंगे पंख। एक नर मोर साल में लगभग 150 से 200 पंख गिराता है। ये पंख इकट्ठा करके फैक्ट्री में भेजे जाते हैं, जहां से हैंडीक्राफ्ट, गहने, पेंटिंग, ब्रश, सजावटी सामान और कपड़ों के डिजाइन में इस्तेमाल होने वाले आइटम बनते हैं। अब बात करते हैं मोर के अंडों की। एक अंडे की कीमत 3000 से 7000 रुपए तक होती है। ये अंडे ज्यादातर विदेशों के 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खासकर चीन में, जहां अरबपति लोग इसे एग्जॉटिक फूड के रूप में भारी कीमत पर खरीदते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मोर का मीट खाया जा सकता है? हाँ, कुछ देशों में खाया जाता है, खासकर चीन, नेपाल, थाईलैंड और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, जहां इसे महंगा और हेल्दी माना जाता है। हालांकि कई देशों में लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे भारत में राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण इसका मीट बेचना गैर कानूनी है। इसलिए जिन देशों में परमिशन है वहीं पर इसे निर्यात किया जाता है। भेड़ हो या मोर या फिर जंगल के कोई अन्य जानवर, इन सब पर ही हमारी पृथ्वी का संतुलन टिका है। कारोबार बड़ा हो सकता है, मांग बढ़ सकती है, लेकिन जानवरों की सुरक्षा और उनके साथ मानवीय व्यवहार सबसे पहले आना चाहिए। हमें ऐसे फार्म और उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जो क्रूअल्टी फ्री तरीके अपनाते हों और प्रकृति का सम्मान करते हों, क्योंकि धरती तभी खूबसूरत रहेगी जब इंसान और बाकी जीव दोनों सुरक्षित और संतुलित रहें। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।